हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एल्गी कंप्लीट किया है और अब स्टडी करेंगे हम लोग लाइकेन की। ठीक है, लाइकेन यहाँ क्यों पढ़ा जा रहा है, आप भी समझदार हो। हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि लाइकेन इज ए सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ये फंजाई यानी कवक और शैवाल के मध्य एक सहजीवी संबंध है। ये अपने आप में कोई अलग से प्लांट ग्रुप नहीं है, इसीलिए इसे तब पढ़ना सही माना जाता है जब आप शैवाल भी पढ़ चुके हो और जब आप फंगस भी पढ़ चुके हो। तो आज वो टाइम है जब हम फंगस भी स्टडी कर चुके हैं और हम एल्गी भी पढ़ चुके हैं, तो हम लाइकेन की स्टडी करें। ठीक है, लाइकेन। लाइकेन, ठीक है, यह एक सहजीवी संबंध है जिसमें कवक विषमपोषी, कैसे होते हैं, विषमपोषी तथा शैवाल स्वपोषी आपस में एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं। क्लियर, एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं, ये बात हो। कैसे करते हैं? शैवाल भोजन निर्माण कर कवक को प्रदान करता है, जबकि बदले में कवक से सुरक्षा तथा खनिज अवशोषण में सहायता प्राप्त करता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर, और खनिज, इसमें जल भी कह सकते हैं, जल है ना, अवशोषण में सहायता प्राप्त करता है। ये बात हो गई। इनका अध्ययन जिस शाखा में होता है उसे क्या कहते हैं? इन्हें लाइकेनोलॉजी जीव विज्ञान
की शाखा में अध्ययन करते हैं। ठीक है, लाइकेनोलॉजी शाखा में अध्ययन करते हैं, ये बात होगी। अब इनकी उपस्थिति कहाँ होती है? उपस्थिति यह प्रदूषण रहित स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ वातावरण में पत्थरों, मिट्टी, चट्टानों, पौधों की छाल, आदि पर उगते हैं। ठीक है, पौधों की छाल आदि पर उगते हैं। याद करो, विटकर ने अपने वर्गीकरण में इन्हें स्थान नहीं दिया था। 5 जगत वर्गीकरण में 5 जगत वर्गीकरण में इन्हें स्थान प्रदान नहीं किया गया। क्लियर? ऐसे इसमें जो कवक होते हैं वो पार्टनर क्या होते हैं? शैवाल घटक क्या होते हैं? शैवाल घटक कहलाता है फाइकोबियोन्ट। ठीक है, और कवक घटक क्या कहलाता है? घटक माइकोबियोन्ट। ठीक है, ये क्या हो गया? लाइकेन। तो लाइकेन को क्या कहोगे? माइकोबियोन्ट नाम देंगे। ठीक है, ऐसे। तो ये चीज होगी, है ना, ये एनसीईआरटी में लिखा हो। अब आते हैं कि ये है कैसे। कहा जाता है कि ऐसे फंगस का जाल होता है, इस जाल में कहीं ना कहीं ये शैवाल प्रेजेंस होता है। यूनिसेलुलर मोस्टली मेंबर्स हैं, वो इनके जाल में अंदर की तरफ व्यवस्थित होते हैं। तो ये एक ऑर्डिनरी लाइकेन का डायग्राम है। इससे कुछ बातें आपको क्लैरिफाई होंगी। ये एक्चुअली क्या होता है? एक जाल सा होता है ऐसा, और ये चारों तरफ फंगस के माइसीलियम होते हैं, जिससे इनको प्रोडक्शन मिलती है कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये तो है एल्गी। कौन है? एल्गी। एल्गी में ज़्यादातर क्या होता है? एल्गी में होते हैं ग्रीन एल्गी एंड बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये हो सकते हैं।
और जो कवक है फंगस, फंगस में जो पार्टनर होता है वो एस्को माइसिटीज और एंट बेसिडियोमाइसिटीज, इनके मेंबर इसमें सहजीवी संबंध में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑर्डिनरी मैंने डायग्राम बनाया लाइकेन का, है ना। अब लाइकेन को देखा जाए तो ये एक्चुअली लाइकेन जो टर्म दिया था वो थियोफ्रास्टस ने दिया था। लाइकेन शब्द किसने दिया? लाइकेन शब्द थियोफ्रास्टस ने प्रतिपादित किया। ठीक है, ये टर्म देने वाला साइंटिस्ट था थियोफ्रास्टस। और थियोफ्रास्टस कौन थे? थियोफ्रास्टस एक्चुअली थे, इन्हें हम फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं और इन्होंने ही बॉटनी की स्थापना की थी, है ना। तो ये बड़ी खास बात है इनके लिए। अब हम इनकी क्लासिफिकेशन पर थोड़ी चर्चा करेंगे, आखिर इनकी कौन कौन से क्लासिफिकेशन है। हालांकि एनसीईआरटी में इतना सब कुछ नहीं है, 2-3 लाइनों में ये उन्होंने वहाँ कवर अप कर रखा है। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन, इसमें एक मेंबर है, एक ग्रुप है, इसमें आता है कौन? क्रिस्टोस फोलियोस, क्रिस्टोस, दूसरा है फोलियोस, फोलियोस, और तीसरा है फ्रूटिकोस, 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 ये है ना। इसके एग्जाम्पल हैं, आपका याद रखने हैं आपको, ग्राफिस, कोई पूछ ले तो याद रखना ग्राफिस। इसका एग्जाम्पल है पारमिलिया पेल्टिगेरा होना चाहिए, यस पारमिलिया। इसके एग्जाम्पल हैं पारमिलिया पेल्टिगेरा, ये, और इसका एग्जाम्पल है क्लेडोनिया। इसे हम रेंडियर मॉस कहते हैं। क्या? रेंडियर मॉस, रेंडियर मॉस, है ना। एक होता है ऊष्णिया, ये ऊष्णिया, क्लेडोनिया, ऊष्णिया, पेल्टिगेरा, पारमिलिया। हालांकि आपसे सबसे इम्पोर्टेंट है वो है क्लेडोनिया, ये पूछ लिया जाता है। ये आभासी कवक नाम से, सूडो मॉस के नाम से पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें मॉस शब्द यूज है, और जबकि ये मॉस नहीं है। मॉस तो एक ब्रायोफाइट का प्लांट ग्रुप है ना, लेकिन इसे हम रेंडियर मॉस के नाम से जानते हैं। तो ये इनके ग्रुप हो गए ऐसे। अब इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में चाहें, जो एनसीईआरटी बेस्ड भी है, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेन का
आर्थिक महत्व। लाइकेन का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेन। क्लियर। सबसे पहले आप मान सकते हो कि ये एक्चुअली पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होगा, कह सकते हैं एनसीईआरटी बेस्ड है। हाँ, इन्हें वायु प्रदूषण सूचक माना जाता है। खास तौर से कहा जाता है कि जहां SO2 का प्रदूषण होता है वहां पर ये कभी भी नहीं होता। विशेष रूप से SO2 प्रदूषित स्थानों पर नहीं उगते हैं। ठीक है, ऐसे। अब दूसरी चीज क्या है, यह है मरु अनुक्रमण के समय, मरु अनुक्रमण जीरो सीरी बोलते हैं। मरु अनुक्रमण का मतलब है कि पत्थरों पर जो प्लांट की वृद्धि प्रारंभ होती है उसे हम मरु अनुक्रमण कहते हैं। इसे हम जीरो सीरी कहते हैं। क्या? जीरो सीरी के समय यह पत्थरों पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा रासायनिक अभिक्रिया द्वारा कुछ मात्रा में मृदा निर्माण करते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ मात्रा में, इसीलिए इन्हें पायनियर प्लांट कहते हैं, सबसे पहले उगने वाले पौधे कहा जाता है। इसलिए पायनियर, प्रारंभक पौधा माना जाता है। ठीक है। क्लेडोनिया को भोजन के रूप में किया जाता है। क्लेडोनिया को रेनडियर भोजन के रूप में उपयोग करते हैं।
में उपयोग, ठीक है। इनसे लिटमस का निर्माण होता है, इनसे लिटमस सेंट, रंग आदि निर्मित होता है। तो लिटमस बनता है, सेंट बनते हैं, रंग बनाया जाता है। तो ये भी इनका कैरेक्टर है, मीन्स लाइक इंडियन स्पाइस में इनका यूज किया जाता है। इन्हें भारतीय मसालों में उपयोग किया जाता है। मसाला मतलब स्पाइस में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो संभावित हैं, जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। मैंने उन्हीं का डिस्कशन आपसे अभी किया, ठीक है। तो ये कहानी है अबाउट टू लाइकेन, क्लियर। तो इतना सफिशेंट है। एनसीईआरटी में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी है, उससे बियॉन्ड भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ दिए जा चुके हैं, क्लियर। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, वो है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स, इन्हें हम एम्फीबियन प्लांट्स कहते हैं। एम्फीबियन उभयचर प्लांट्स, एम्फीबियन यानी कि उभयचर प्लांट्स। एम्फीबियन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जल व थल दोनों में पाए जाते हैं। इनके लिए वास्तविक एक्सप्लेनेशन ये है कि ये प्रथम स्थलीय प्लांट माने गए हैं। लेकिन कैसे? ये प्रथम स्थलीय वो प्लांट हैं जो जिनमें वेस्कुलोबंडल नहीं, लेकिन ये एम्ब्रियोफाइटा के मेंबर। तो इन्हें हम कह सकते हैं कि दे आर एम्ब्रियोफाइट्स, नॉन ट्रैकियोफाइट्स एंड नॉन स्पर्मेडोफाइट। ना तो इनमें सीड बनेंगे, ना ही इनमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंस होंगे, लेकिन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। इन्हें प्रथम वेस्कुलोबंडल रहित स्थलीय पादप माना जाता है, लेकिन इनके निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसलिए ये हमेशा ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर मॉइस्चर की प्रेजेंस होती है, नम आर्द्र जलवायु उपस्थित रहती है। तो कह सकते हैं यह स्वपोषी संवहन पूल रहित या संवहन ऊतक रहित प्रथम स्थलीय पादप है। प्रथम स्थलीय पादप यह स्थल पर नम आर्द्र
मृदा, चट्टानों, आदि पर सघनता से उगते हैं, लेकिन निषेचन के लिए जल आवश्यक। जल आवश्यक, ठीक है। अच्छा, यह है एम्ब्रियोफाइट्स। एम्ब्रियोफाइटा, नॉन ट्रैकियोफाइटा, नॉन ट्रैकियोफाइटा, नॉन स्पर्मेटोफाइटा, नॉन स्पर्मेटोफाइटा के रूप में सम्मिलित है। सम्मिलित हैं, ठीक है। सम्मिलित किए जाते हैं। जीव विज्ञान की शाखा ब्रायोलॉजी, कौन सी? ब्रायोलॉजी में इनका अध्ययन होता है, ठीक है। ब्रायोलॉजी में इनका अध्ययन होता है। एस.आर. कश्यप, एस.आर. कश्यप को ब्रायोलॉजी का जनक भारतीय को फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी मानते हैं। एक हेडविंग है, हेडविंग 9 साइंटिस्ट हुए हैं। हेडविंग को फादर ऑफ ब्रायोलॉजी मानते हैं, लेकिन एस.आर. कश्यप को फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी मानते हैं। ये पूछा भी जाता है ना, तो इंडियन को आप याद रखें। ये बात होगी। अब यहाँ पर थोड़ी सी अफिनिटी पढ़ना चाहिए, है ना, कि ब्रायोफाइट की एल्गी से क्या समानता है, ब्रायोफाइट की ट्रिडोफाइट से क्या समानता है। तो ये अफिनिटी हमें यहाँ पढ़ना चाहिए, है ना, तब बातें जो कंपैरेटिव हैं वो समझ में आएंगी आपको। तो ब्रायोफाइट की शैवाल से समानता,
ब्रायोफाइट की ब्रायोफाइट्स की शैवाल से समानता। समानता क्या समानता है? ठीक है, नंबर 1, दोनों ही दोनों के मुख्य पादप शरीर युग्मकोद्भिद ये एक ऑर्डिनरी कंसेप्ट है, नॉर्मल कंसेप्ट है। ठीक है, ज़्यादातर में युग्मकोद्भिद अवस्था पाई जाती है। दूसरा पॉइंट, दोनों में संवहन ऊतक अनुपस्थित। ठीक है, दोनों में ही क्या होता है? संवहन ऊतक अनुपस्थित होता है। अच्छा, दोनों को निषेचन के लिए जल आवश्यक। ठीक है, दोनों में ही निषेचन के लिए क्या होता है? जल आवश्यक होता है। अधिकांश शैवाल एवं लिवरवर्ट्स निम्न ब्रायोफाइट्स लिवरवर्ट्स में अविभेदित या थैलॉइड प्लांट बॉडी सूखा थैलॉइड पादप शरीर ठीक है, थैलॉइड प्लांट बॉडी होगी। ये तो बात हो गई समानता की। अब ब्रायोफाइट्स की शैवाल से असमानता असमानता क्या होती है? असमानता के नाम पर ये कह सकते हो, नंबर 1, शैवाल अधिकांशतः जलीय माध्यम में, जबकि
ब्रायोफाइट्स स्थल पर नम स्थानों पर उपस्थित। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस छोटा सा है। दूसरा डिफरेंस क्या है? ब्रायोफाइट्स टिश्यू ऊतक को रिप्रेजेंट करता है, जबकि शैवाल में टिश्यू अध्ययन नहीं होते। ऊतकों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये अच्छा, इनमें स्पोरिक मियोसिस होती है। एक बात कही जा सकती है, अधिकांश शैवालों में स्पोरोफाइट ज़ाइगोट के रूप में एक कोशिकी, है ना। और जबकि ब्रायोफाइट में क्या होता है, स्पोरोफाइट मल्टीसेलर होता है, जो खुद सीटा कैप्सूल में बटा होता है। ठीक है, जबकि ब्रायोफाइट्स का स्पोरोफाइट बहुकोशिकी। ठीक है, चौथा पॉइंट, शैवाल ज़ाइगोटिक मियोसिस। और ब्रायोफाइट्स कैसा? स्पोरिक मियोसिस। इसमें स्पोरिक मियोसिस होगा, उसमें जाइगोटिक मियोसिस होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है ब्रायोफाइट एंड आपके शैवाल के अंदर। क्लियर? अब हम चलते हैं टेरिडोफाइट में। अभी टेरिडोफाइट छोड़ते हैं, हम टेरिडोफाइट के बाद में इनकी बात टेरिडोफाइट में बात करेंगे, क्योंकि ना तो अभी ब्रायोफाइट को आप ठीक से जानते हो, ना आप अभी टेरिडोफाइट को जानते हो, तो इसको समझना थोड़ा दिक्कत भरा हो सकता है। लेकिन शैवाल चूंकि हम जानते हैं, तो ब्रायोफाइट की यहाँ से समझ बन सकती है। तो ये समानता है और वो असमानता है। आगे का जो करेक्टर है टेरिडोफाइट से पहले लेंगे, जिससे कि आप कम से कम ब्रायोफाइट तो उस टाइम पढ़ चुके होंगे, है ना। ऐसे तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। इनकी आपको डायग्रामेटिक स्टडी कराते हैं।
ब्रायोफाइट को दो समूह में बांटा गया, एक लिवरवर्ट्स और एक मॉस। मॉस को हायर ब्रायोफाइट्स कहा जाता है, जबकि जो मॉस लिवरवर्ट है उन्हें हम लोअर ब्रायोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे। इसी के बेसिस पर हम ज़रा पढ़ना चाहेंगे आपको रिक्शिया, मार्केंसिया एंड फ्यूनेरिया, इनको थोड़ा डायग्रामेटिक फॉर्म में समझा देते हैं। ब्रायोफाइट को दो ग्रुप में बांटा गया है ना। एक है लिवरवर्ट्स, है ना, लोअर ब्रायोफाइट्स, दे आर कॉल्ड लोअर ब्रायोफाइट्स। एंड एक ग्रुप है मॉस, इन्हें कहते हैं हायर ब्रायोफाइट्स। ऐसे इसमें आएगा आपका रिक्सिया, मार्केंसिया। रिक्शिया, मार्केंसिया। इसमें कौन आएगा? फ्यूनेरिया, स्फैग्नम, पॉलीट्राइकम। क्या? पॉलीट्राइकम। ये रिक्शिया, मार्केंसिया। और मॉस में आ रहे हैं आपके फ्यूनेरिया, स्फैग्नम, पॉलीट्राइकम। पहले आप देख लो, फिर आपको समझ में आएगा। मार्केंसिया था, एनसीईआरटी ने दे रखा है, फ्यूनेरिया भी दे रखा है, तो इसे ज़रा समझना चाहेंगे, है ना। तो यहाँ ये रिक्शिया का कॉलम बनाता है, ये रिक्शिया है, उधर मार्केंसिया। रिक्शिया की जो मेन प्लांट बॉडी है वो कुछ ऐसे होता है, ऐसे। इनमें यहाँ कुछ स्पोरोफाइट भी होते हैं। तो ये है रिक्शिया, ठीक है। इसे कहते हैं इसकी मिडरिब। ये कौन है? मिडरिब। ये, और ये ग्रुप में उगते हैं। इनमें राइजॉइड होते हैं, यूनिशेल। अब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को आपको समझा दें तो बहुत कुछ बातें समझ में आ जाएंगी। ऐसे इसमें यूनिसेलुलर राइजोइड होते हैं, लेकिन दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेटेड, ऐसे। इसमें दो जॉन पाए जाते हैं। यहाँ पर दो जॉन हैं, एक है फोटोसिंथेटिक जोन, दूसरा है स्टोरेज जोन। अब ये इसमें होते हैं क्लोरोप्लास्ट, कुछ इस तरीके से।
ठीक है। तो ये है प्रकाश संश्लेषण क्षेत्र। प्रकाश संश्लेषण क्षेत्र और ये है संग्राहक क्षेत्र। संग्राहक क्षेत्र और ये हैं यूनिसेल्युलर राइजोइड्स। ठीक है, यूनिसेल्युलर राइजोइड्स। तो ये रिक्शिया की आंतरिक संरचना हो गई और ये रिक्शिया का वो होगा। अब आते हैं इस पर, मार्केंसिया पर। मार्केंसिया भी लिवरवर्ट का मेंबर है, अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी रहेगी। तो लेकिन कुछ बातें खास रहेंगी ऐसे, यहाँ पर इनमें गैमा कप की प्रेजेंस होगी ऐसे, क्लियर। और ये है आपका दूसरा मेंबर नो, यहाँ लेते ऐसे, ये हिस्सा ये मैट्रिक्स से ही निकलेगा। और ये अगर इस तरीके की स्टार से कुछ नज़र आ रहा है आपको ऐसे, तो ये आर्किगोनियल डिस्क कहलाएगी। और अगर ऐसा नज़र आ रहा है तो एंथीडियल डिस्क कहलाएगी। यहाँ यूनिसेक्शुअल फ्लावर प्लांट होता है, मेल अलग और फीमेल कुछ अलग होता है ऐसे। तो ये कहीं ना कहीं मेल प्लांट है और एक फीमेल प्लांट। दिस इज फीमेल मार्केंसिया, फीमेल मार्केंसिया। ठीक है, दिस इज मेल मार्केंसिया। ये मेल है और ये फीमेल। तो ये क्या चीज़ है, दिस इज कॉल्ड गैमा कप। गैमा कप ये आगे डिटेल में बताएंगे। इसे कहते हैं आर्किगोनियल डिस्क, आर्किगोनियल डिस्क, इस पर लगते हैं आर्किगोनियल, है ना। ये कहलाता है आर्किगोनियोफोर ऐसे। और ये है एंथेरिडियल डिस्क। क्या है, एंथेरिडियल डिस्क, डियल डिस्क। ये है एंथ्रीडियोफोर। ठीक है ऐसे, इस पर भी गैमा का आपको नजर आ रहा है। अब इनकी अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखी जाए तो शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझाता हूँ। इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसे, ये यहाँ पर ये इनमें भी यूनिसेल्युलर राइजोइड होते हैं यहाँ पर। ये खास क्योंकि लिवरवर्ट के मेंबर है। इसमें दो जोन होते हैं, ये आपका फिर से स्टोरेज जोन हो गया, क्लियर ऐसे। अब यहाँ बड़ी खास बात ऐसे, क्या खास बात है, ये अपर एपिडर्मिस हो गया। लेकिन इनमें क्या होते हैं, ऐसे पोर का स्टोमेटा, एयर पोर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ये एयर पोर बन जाता है। और इनमें सेप्टम भी पाया जाता है। यहाँ ये जो फिलामेंट है ना, ये सेप्टम प्रेजेंस होता है कुछ इस तरीके से। ये मार्केंसिया का स्ट्रक्चर है। और जो एसिमिलेटरी फिलामेंट होते हैं वो इसके ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड एसिमिलेटरी फिलामेंट। और इनके हर फिलामेंट में
क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस होती है, लेकिन इनकी जो अपर सेल थी उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ध्यान से देखने की जरूरत है। और इसे एसिमिलेटरी फिलामेंट का नाम भी दिया जाता है। इन्हें हम कहते हैं एसिमिलेटरी फिलामेंट। ये अनब्रांच्ड है और यहाँ पर ब्रांच्ड है। ये भी फोटोसिंथेटिक जोन है, तो कह सकते हैं ब्रांच्ड एसिमिलेटरी फिलामेंट। शाखित प्रकाश संश्लेषित तंतु है ना, ये प्रकाश संश्लेषण, ये संग्राहक जोन, यूनिसेलुलर राइजोइड, यूनिसेल्युलर राइजोइड्स। क्लियर? ऐसे तो ये लिवर बर्ड के दोनों मेंबर हो गए, एक रिक्सिया और एक मार्केंशिया। मार्केंशिया इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही पर होते हैं और इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग होते हैं। एक मेल पर होता है मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल पर होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब हम बात करेंगे मॉस की। मॉस में जो प्लांट बॉडी है वो कुछ ऐसे इनके जो राइजोइड हैं वो ब्रांच्ड हैं, मल्टीसेलुलर हैं। ऐसे इनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें नजर आता है, कुछ ऐसे। और यहाँ पर आपको नजर आएगा एक अलग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया गैमेटोफाइट। और ये कौन है? ये हो गया कैप्सूल। क्या हो गया? कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल बोलते हैं। और ये है सीटा, सीटा। और ये है फुट, 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 सीटा, कैप्सूल। ये तीन में बटा होता है। तो ये है कौन? ये है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, बीजाणुद्विद, बीजाणुद्विद। ठीक है, ऐसे। और ये जो आप देख रहे हो ये तो हो गए लीफ लाइक, पत्ती नुमा, है ना, सल्पत। और ये हो गया तनानुमा, तनानुमा, तना नहीं है, सत्य नहीं है, तनानुमा। और ये हो गए जड़नुमा, जड़नुमा। ठीक है, पत्तीनुमा, तनानुमा, जड़नुमा। इनमें सत्य, जड़, तना, पत्ती नहीं होते। अच्छा, ये तीनों ही संरचना क्या है? इसे हम क्या कहते हैं? राइजोइड। क्या कहेंगे? राइजोइड। कैसे हैं? अगर राइजोइड को देखा जाए तो ये राइजोइड कुछ इस तरीके से आपको नजर आए, ऐसे। ठीक है, ये राइजोइड है, मल्टीसेलुलर, पट्टयुक्त, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, पट्टयुक्त, तिरछे पट्टयुक्त, तिरछे पट्टयुक्त, ऑब्लिक सेप्टम पायर। और ये है इनका राइजोइड। क्लियर? और ये जो संरचना आप देख रहे हो इसे कहेंगे हम पत्ती युक्त युग्मकोद्भिद, पत्ती युक्त युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद। क्लियर? मतलब लीफी गैमेटोफाइट बोल।
एक गैमेटोफाइट मॉस के अंदर दो तरीके के होते हैं, एक फिलामेंटस गैमेटोफाइट और दूसरा होता है लीफी गैमेटोफाइट। तो लीफी गैमेटोफाइट ये है, ऊपर का हिस्सा स्पोरोफाइट है, नीचे का हिस्सा गैमेटोफाइट है। तो स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। ये अगर गैमेटोफाइट इसे पोषण देना बंद कर देगा तो फिर ये सरवाइव नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ हमें अच्छे से याद रखना है ना। अब हम आपको वापस ले चलते हैं इनकी कैरेक्टर्स में। क्लियर? ऐसे तो आपने रिक्सिया मार्केंसिया के स्ट्रक्चर देख दिए, मैंने आपको 3 बता दिए है ना। अब आप एक स्ट्रक्चर है स्फैग्नम, उसे भी बना लेना नोटबुक में। तो ये आपके कंप्लीट चारों स्ट्रक्चर सामने आ जाएंगे है ना। रिक्शिया एडिशनली मैंने आपको बना दिया, ये बात। ओके ऐसे ये है। तो अभी तो ये क्या है, इसका हम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं इसके जनरल स्ट्रक्चर। इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे इसमें इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ेंगे है ना। फिर इसमें रिप्रोडक्शन की स्टडी आएगी। ओके, थैंक यू।